सुप्रभात। श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज आप हिस्ट्री विषय के टॉपिक भारत की विदेश नीति से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत की विदेश नीति में मुख्य विशेषताएं। कि भारत की विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति वह इसकी मुख्य विशेषताएं। कि भारत की विदेश नीति इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। इसकी मुख्य विशेषताएं तो सबसे पहले तो हमें यह आपके टॉपिक लगता है बीए बीएड फोर्थ ईयर। बीए बीएड फोर्थ ईयर का यह टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति की हम बात करें तो जैसे कोई हमारा भारत देश है तो उनके अन्य देशों के साथ में किस प्रकार से वो अपने कार्यों को प्रमुखता प्रदान करते हैं, तो वो सब कुछ क्या आता है विदेश नीति के अंदर आता है। जैसे कि सभी देशों की विदेश नीति का एक ही इसमें लक्ष्य होता है, अपने राष्ट्रीय हितों में क्या होती है अभिवृद्धिकरण। कि राष्ट्र के हितों में जितने भी कार्य होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाती है विदेश नीति के तहत वृद्धि की जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत की विदेश नीति में जो मुख्य रूप से मैत्री, शांति और समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कि भारत दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार की नीति को अपना रहा है। विदेश नीति दूसरे देशों के साथ में जो नीतियां होती हैं दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार से अपने संबंध निभा रहा है, तो उसमें मैत्री, शांति और समानता के सिद्धांतों पर क्या है भारत ने विदेश नीति को प्रमुखता प्रदान कर रहे हैं। तो अर्थ की हम बात करें तो विदेश नीति में यही आता है दूसरे देशों के साथ में अच्छे व्यवहार के लिए या फिर कह सकते हैं कि अच्छे संबंध के लिए जो नीतियां अपनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं विदेश नीति कहते हैं। अलग अलग नीति होती है। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत मुख्य रूप से मैत्री, शांति और समानता के आधार पर अपनी नीतियां अपनाए। भारत किसके आधार पर, एक तो मित्रता के आधार पर। नंबर 2 की यदि बात करें तो मित्रता के साथ साथ में भारत शांति व समानता को प्रमुख आधार मानता है। अपनी विदेश नीति का क्या मानता है, शांति व समानता को प्रमुख आधार मानता है। इसके अलावा भारत ने सभी देशों के साथ में सद्भाव, सहयोग और सद्भाव रखते हुए सुदृढ़ सुस्पष्ट नीति का क्या किया है कि निरूपण किया है। अब इसके 3 जो आधार स्तंभ हैं, भारत की विदेश नीति के जो 3 आधार स्तंभ हैं वो यही। पहला मित्रता हो गया, मैत्री होगी, दूसरा शांति हो गया और तीसरा क्या हो गया इसमें समानता हो गया। ये क्या है भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ हैं। कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो समूचा विश्व था वो किसमें बंट गया था, 2 विरोधी गुटों में बंट गया था। और उन 2 विरोधी गुटों की हम बात करें तो एक उसमें पूंजीवादी गुट हो गया और एक उसमें साम्यवादी गुट हो गया। अब पूंजीवादी गुट का समर्थन है वो कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। और साम्यवादी गुट का समर्थन है वो कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। अब विदेश नीति के पक्ष में अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई
अलग अलग परिभाषाओं की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके अनुसार जो परिभाषा है वो है कि किसी भी देश की क्या है, किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की क्या होती है, सुरक्षा होती है। कि कोई भी देश हुए बेनी विदेश नीति की आधारशिला व नींव व राष्ट्रीय की वह राष्ट्रीय हित की क्या देख रहा है, सुरक्षा करें। अब राष्ट्रीय हित की सुरक्षा की हम बात करें तो उसके कि कोई भी राष्ट्र होता है वो अपनी विदेश नीति के अंदर अपना स्वार्थ है वो सबसे पहले उसमें रखता है। व्यापक का हित है पहले खुद रखें भी, हमें आपसे ये फायदा होगा तो हम इस चीज को आपके साथ में, जैसे चाहे व्यापार हो चाहे कोई हो, उस चीज को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। दूसरा यदि हम लाल बहादुर शास्त्री के अनुसार बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके अनुसार विदेश नीति क्या थी। लाल बहादुर शास्त्री की हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि भारत की विदेश नीति है वो 50 वर्ष पहले विदेशों के प्रति जो उन्होंने अपनी जो नीतियां बनाई थी उन नीतियों का क्या है कि विकसित रूप है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो उनकी जो पहले की 50 वर्ष पहले जो उन्होंने जो नीतियां बनाई थी उन नीतियों का क्या है, विकसित रूप है। ये लाल बहादुर शास्त्री की विदेश नीति के रूप में। अब तीसरा एक जोसेफ फ्रेक्कल भी हुआ है, उन्होंने भी इसकी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित विदेश नीति का क्या है, एक आधारभूत है सिद्धांत होते हैं कि जिस देश के हित में या फिर राष्ट्र हित में जो कार्य संपन्न किया जाता है वो क्या होता है, विदेश नीति होता है। ये तो था छोटा सा एक संक्षेप में कि भारत की विदेश नीति क्या है कि भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ में जो नीतियां अपना रखी है, जो प्रेम जो संबंध अपना रखे हैं, जो व्यवहार उनके साथ में है, जो अच्छे संबंध हैं वो क्या है, विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें तीन जो मुख्य जो आधारशिला के जो तीन जो स्तंभ माने गए हैं वो स्तंभ मित्रता, शांति और समानता है। अब इसमें आती है महत्वपूर्ण बात, हमारे जो टॉपिक लगता है वो है इसकी विशेषताएं कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब विशेषताओं की यदि हम बात करें तो विशेषताओं में विदेश नीति की जो विशेषता है मुख्य रूप से इसकी 8 विशेषताएं हैं। कितनी है, विदेश नीति की 8 विशेषताएं हैं। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं। अब भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो 1 नंबर पे यदि पहली जो विशेषता है वो है कूटनीतिकता। पहली जो विशेषता है वो क्या है, कूटनीतिकता। अब कूटनीतिकता किसको कहती है। अब कूटनीतिकता की हम बात करें तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, क्योंकि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस टाइम क्या है संपूर्ण विश्व 2 गुटों में विभाजित था। एक गुट पूंजीवादी गुट था, दूसरा गुट कौन सा था, साम्यवादी गुट था। पूंजीवादी गुट का समर्थन कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। पूंजीवादी गुट का समर्थन अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का समर्थन है सोवियत संघ कर रहा था। तो भारत ने अपने विदेश नीति के अंतर्गत सबसे पहले प्रमुखता ये निभाई कि वो किसी भी गुट में क्या नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। और उसके बाद में कि गुटों से अलग रहकर भारत ने जिस प्रकार से अपने हितों की पूर्ति की, या फिर कह सकते हैं कि अपने विकास को जो आगे बढ़ाया, वो क्या कहलाई, भारत की कूटनीतिकता की नीति कहलाई। कि उसने गुटों से अलग रहकर भी क्या किया था, अपने देश का विकास किया था। और वो नीति क्या कहलाई, आगे चलकर कूटनीतिकता की नीति कहलाई। नंबर 2 पे यदि बात करें तो नंबर 2 पे आता है इसमें भारत की विदेश नीति के अंदर पंचशील के सिद्धांत। अब पंचशील के जो सिद्धांत हैं वो क्या है कि पंचशील के सिद्धांत
अब पंचशील के सिद्धांतों की हम बात करें तो शुरुआत में जैसे बौद्ध धर्म के अंदर कि पंचशील जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म का क्या है, 5 वर्तों का एक परिभाषिक शब्द है। एक क्या है, परिभाषिक शब्द है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने 5 जो हम बात करें जो 5 उसके जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। जैसे सबसे पहला उसमें पंचशील के सिद्धांतों में अहिंसा आ गया कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। 2 नंबर पे आ गया सत्य कि हमेशा सच बोलना। 3 नंबर पे यदि बात करें तो 3 नंबर पे आ गया असत्य। असत्य का अर्थ होता है इसमें चोरी नहीं करना। 4 नंबर पे यदि बात करें अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। और 5 नंबर पे हम बात करें तो 5 नंबर पे इसमें क्या है, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचार्य का पालन करना। ये क्या थे, पंचशील के सिद्धांत थे। किसके थे ये, महात्मा गौतम बुद्ध के। अब इसके जो विदेश नीति के जो पंचशील के जो सिद्धांत हैं, जो 5 सिद्धांत हैं वो क्या है। सबसे पहले यदि बात करें कि भारत किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करेगा। ये पंचशील के सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले भारत को किसी पर क्या नहीं करेगा, अनाक्रमण का ये सिद्धांत है। अनाक्रमण का अर्थ ये हुआ कि किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करेगा। किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करेगा। पहले आक्रमण नहीं करेगा। नंबर 2 पे यदि बात करें अनाक्रमण की बात में कि दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, दूसरा है एक दूसरे देश की क्या है जो प्रादेशिक जो अखंडता है और जो स्रोत सतह है उसका सम्मान करेगा। प्रादेशिक अखंडता और सत्ता का सम्मान। प्रादेशिक अखंडता व दूसरे देशों की सत्ता का सम्मान। दूसरे देशों की सत्ता का सम्मान। अब ये 2 आगे पंचशील के सिद्धांतों में, ये क्या आगे 2 आगे ये बौद्ध धर्म के पंचशील, ये मान तुलना की है कि बौद्ध धर्म के पंचशील से क्या है, इसी प्रकार क्या है पंचशील के जो सिद्धांत हैं वो विदेश नीति के पंचशील के सिद्धांत हैं। ये बौद्ध धर्म के पंचशील और वो क्या है, विदेश नीति के पंचशील है। 3 नंबर पे हम बात करें तो तीसरा भारत है वो समानता व पारस्परिक लाभ भी पहुंचाएगा कि जितने भी उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ समानता से व्यवहार करेगा और उनको पारस्परिक लाभ पहुंचाने की भी कोशिश करेगा। तीसरा विदेश नीति में यह आ गया। यदि 4 नंबर पे हम बात करें तो एक दूसरे के देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में, एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा ये आ गया इसमें पंचशील में। और 5वां यदि हम बात करें तो 5वां आता है इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कि सभी देशों के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी देशों के साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने अस्तित्व को क्या रखेगा, बनाए रखेगा। तो ये क्या थे भारत के पंचशील के जो सिद्धांत थे। पंचशील तो जो दूसरा इसका विदेश नीति का जो दूसरा पॉइंट है, बिंदु है, वो पंचशील के सिद्धांत इस पर क्या करेगा, कार्य करेगा। 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो विदेश नीति का जो तीसरा इसमें जो बिंदु है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।
अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व किसको कहते हैं कि भारत अपने देश का, या फिर कह सकते हैं कि भारत की जो धारणा है वो हमेशा से रही है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व को भारत क्या मानता है, अपना ही एक संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। उस धारणा को ही प्रमुखता प्रदान करते हुए क्या कर रहा है, भारत अपने देश का विकास कर रहा है। दूसरा यदि हम बात करें तो भारत ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से परस्पर विरोधी विचारधारा वाले जो राष्ट्र हैं उनको मैत्रीपूर्ण रहने का भी, इस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भावना से उनको संदेश भी दिया है। और आगे यदि हम बात करें तो भारत वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दृढ़ और मजबूत और व्यवहारिक रूप से क्या बनाना चाहता है, कुशल बनाना चाहता है। तो तीसरा इसका यह टॉपिक हुआ कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर क्या है, भारत अपने राष्ट्र को विकासशील से विकसित की श्रेणी में ले जाना चाहता है। 4 नंबर यदि हम बात करें तो 4 नंबर पीस में भारत ने साम्राज्यवाद व रंगभेद का विरोध किया। साम्राज्यवाद व रंगभेद का विरोध किया। अब साम्राज्यवाद और रंगभेद का भारत ने विरोध कैसे किया है कि भारत हमेशा से क्या पीछे स्वतंत्रता से पहले भारत क्या रहा है, साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। इसलिए भारत ने साम्राज्यवाद का विरोध किया है क्योंकि इंग्लैंड ने भारत के अंदर अपने साम्राज्य को, व्यापार को प्रमुखता प्रदान की और उसके माध्यम से भारत से जितना भी सोना चांदी वो यहाँ से अंग्रेज निकाल कर अपने देश में ले गए। तो साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ थी अलग अलग, जैसे बड़े बड़े राष्ट्र हैं, बड़े बड़े जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उसका हमेशा से भारत क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और उस विरोध को प्रमुखता प्रदान करते हुए भारत ने साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ थी उसकी भी अवहेलना की है। अब रंगभेद का विरोध की हम बात करें तो साम्राज्यवाद के साथ साथ में भारत रंगभेद की जो नीतियां हैं उनका भी विरोध कर रहा है, क्योंकि रंगभेद जैसे काले गोरे की जो नीतियां हैं उनमें उनके आधार पर क्या है, व्यक्तियों का विभाजन हो रहा है कि ये काला है, ये गोरा है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। उसका भी भारत ने क्या किया है, विरोध किया है। और भारत क्या कर रहा है, इसके माध्यम से व्यक्तियों में समानता स्थापित कर रहा है। तो इस नीतियों का भी भारत क्या कर रहा है, रंगभेद की भी नीतियों का विरोध कर रहा है। और ये कब से कर रहा है, जब से नस्ल भेद की नीति के आधार पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका का भी क्या किया था, विरोध किया था। क्यों उस टाइम से क्या है, लगातार भारत ने इस रंगभेद नीति का भी विरोध कर रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, अगला जो 5 नंबर बिंदु है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। अब भारत अपनी विदेश नीति के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना की हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की असफलता के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना के बाद में भारत लगातार इसको समर्थन दे रहा है। समर्थन क्यों दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या है, विश्व शांति हेतु पूरे राष्ट्रों के अंदर आपसी जो प्रेम भाव है उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत ने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आदर्श हैं या फिर इसके कानून हैं उसको हमेशा से माना है और समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी है संयुक्त राष्ट्र संघ को तो उसको अपनी सेनाएं भी भेजी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत पाक विवाद हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ उसमें भी भारत ने क्या की, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बातें थी वो मानी थी। इसके अलावा समय समय पर भारत ने शांति सेना के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रमुखता है उसको भी बढ़ावा दिया है। और वर्तमान में भारत क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अपनी प्रमुखता को ज़्यादा दर्ज करवाने के लिए सुरक्षा परिषद का अंग बनने के लिए भी प्रयास है
कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि जब एक देश है वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के हथियारों का निर्माण कर रहा था और दूसरे जो राष्ट्र थे उन पर क्या कर रहा था, लगातार यानी आक्रमण की स्थिति को बनाए हुआ था। उस दौरान यह संयुक्त राष्ट्र संघ की, जैसे राष्ट्र संघ की असफलता होगी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1914-1918 के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और 1920 के अंदर अब फिर जो 1939 से 45 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो राष्ट्र संघ उसमें असफल रहा। उसकी असफलता को देखते हुए भारत ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। कब? 1945 के अंदर, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। अगला जो इसमें बिंदु है वो है भारत की आणविक नीति। अब विदेश नीति के तहत भारत की आणविक नीति क्या है? अब आणविक नीति की हम बात करें तो भारत की जो आणविक नीति है वो है निशस्त्रीकरण की नीति। निशस्त्रीकरण की नीति। अब निशस्त्रीकरण की नीति क्या होती है? अब निशस्त्रीकरण की नीति की हम बात करें तो भारत किसी भी आधुनिक हथियारों के निर्माण को प्रमुखता प्रदान नहीं करता। भी नए नए जो आधुनिक अलग अलग टेक्निक हैं उनको, उन हथियारों को निर्माण को यानी बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दर्ज नहीं करवाता। लेकिन फिर भी भारत ने एक बात कही थी कि जब तक अन्य राष्ट्र हैं वो अपने हथियारों को नष्ट नहीं कर देंगे तब तक क्या करेगा भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो उसको उचित लगेगा उन हथियारों का निर्माण करेगा। जैसे अभी राफेल विमान खरीदा है फ्रांस से, इसके अलावा और भी जैसे उदाहरण 1900 की निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाते हुए भी भारत ने क्या किया, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय में भारत ने अपने जो हथियार थे उनको बढ़ावा दिया था। इसके अलावा जैसे कि भारत ने श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पोखरण के अंदर 1974 में क्या किया था, 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। अब 1974 के बाद में 1998 के अंदर 24 वर्ष के अंतराल में फिर 1998 के अंदर फिर पोखरण के अंदर उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके शासनकाल के समय परमाणु परीक्षण किया। 1974 में कौन थे? इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। तो इस टाइम क्या किया, अपने जो हथियार थे, परमाणु जो हथियार थे उनको निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखता प्रदान की। इस प्रकार से अलग अलग समय में भारत की जो आणविक नीतियां हैं उसमें अलग अलग परिवर्तन हुए हैं। भारत निशस्त्रीकरण के पक्ष में है, लेकिन जो अन्य राष्ट्र, जो बड़े राष्ट्र वो अपने हथियारों को समाप्त नहीं कर रहे, इसलिए भारत अपनी सुरक्षा के लिए छोटे मोटे हथियारों को, या फिर कह सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए जो उसको उचित लगे उन हथियारों का निर्माण है भारत वर्तमान में भी कर रहा है। अब इसके अलावा यदि 7 नंबर पर हम बात करें कि 7 नंबर इसका पॉइंट क्या है, 7 नंबर है इसमें विश्व शांति में विश्वास। भारत किस में विश्वास रखता है? विदेश नीति के तहत विश्व शांति के अंदर विश्वास रखता है। विश्व शांति में विश्वास। अब विश्व शांति की हम बात करें तो भारत ने प्रत्येक राष्ट्र को उसके आर्थिक कार्यों को, उसके राजनीतिक कार्यों को, या कह सकते हैं कि विदेश नीति के तहत एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संबंध होते हैं, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो अलग जो भी टेक्निक हो उसके मामले में हो, तो वो विश्व शांति के आधार पर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने विदेश नीति को बढ़ावा दे रहा है। और विश्व शांति के आधार पर क्या कर रहा है, भारत ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राष्ट्रों में यही प्रचार कर रहा है कि वो मित्रता के आधार पर एक दूसरे को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाए और उसके विकास में अपना योगदान भी दे। फिर 8 नंबर पे यदि हम बात करें तो भारत सार्क का सदस्य देश भी बना हुआ है। किसका सदस्य देश बना हुआ है? सार्क का सदस्य देश बना हुआ है विदेश नीति के तहत।
अब सारक क्या है? सारक जैसे दक्षेश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? दक्षेश बोलते हैं सारक। अब ये दक्षेश क्या है? ये दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसको जैसे सारक की हम फुल फॉर्म की हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन रीजनल कोऑपरेशन, ये क्या है? इसकी सारक की फुल फॉर्म है। तो ये क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और इस दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? यदि सारक के अंदर देशों की हम बात करें तो कौन कौन से देश शामिल है इसमें? जैसे भारत आ गया, पड़ोसी देश शामिल आएंगे सारक के अंदर। सारक के अंदर क्या है? 7 देश शामिल हैं। और 7 देशों में जैसे 1 नंबर पे आ गया भारत, 2 नंबर पे पाकिस्तान आ गया, 3 नंबर पे आ गया नेपाल आ गया, भूटान आ गया, 3, 4, 5 नंबर पे जैसे म्यांमार आ गया, 6 पे मालदीव आ गया, और एक इसमें आ गया श्रीलंका आ गया। कौन सा गया? श्रीलंका आ गया। और म्यांमार की जगह यदि बात करें ना तो मालदीव जैसे इसमें कि भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, और एक बांग्लादेश होता है। कौन सा होता है? बांग्लादेश। तो ये क्या है? इसमें 7 जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं सारक के। इसके माध्यम से क्या कर रहा है भारत है? अपनी जो प्रमुखता है उसको और दर्ज करवा रहा है कि वो अपने विकास को और आगे बढ़ा रहा है। अब भारत की विदेश नीति के तहत एक भारत ने ये भी प्रमुखता जो आतंकवाद की जो समस्या है इसको अन्य पॉइंट के अंदर ले सकते हैं कि आतंकवाद की समस्या, उस पर भी विचार किया। अब जो आतंकवाद की समस्या है वो क्या है? आतंकवाद की समस्या पे हम बात करें तो भारत में वर्तमान की हम बात करें तो लगभग 31 जो उग्रवादी जो दल है वो आतंकवाद की समस्या बने हुए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली, जैसे पीछे ही हमारे जो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था, ये क्या है? कुछ सरकार की भी कमी है। जैसे ये मान लो ये भारत का नक्शा है, ये क्या है? भारत का नक्शा है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे कोई बॉर्डर थोड़ी लगता है छत्तीसगढ़ के। लेकिन भारत की सरकार ने खुद क्या है, खुद कुछ नेता है जो हमें कमियां छोड़ रखी है, क्योंकि इनके पास रॉकेट लॉन्चर भी आते हैं, आधुनिक जो नई टेक्निक के हथियार है वो भी इनके पास पहुँचते कहाँ से? क्योंकि हमारा जो देश है उसमें राजनीतिक जो बड़े बड़े जो राजनीतिक दल है वो क्या है? अपनी बातों को या फिर अपनी प्रमुखता को ज़्यादा दर्ज करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने ही जो हमारे ही देश के जवान हैं उनके साथ में क्या हो रहा है? विश्वासघात भी हो रहा है, क्योंकि उनको समय पर क्या है? कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। अब जैसे सीआरपीएफ कैंप पर छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे जो हमला हुआ तो उसमें उनको समय पर कोई हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हुआ, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये कमियां क्या है? हमारी कमियां हैं, क्योंकि ये कोई बॉर्डर पे थोड़ी लगता है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ऊपर इसमें झारखंड आ जाता है, ऊपर ऐसे यूपी आ जाता है, बिहारी साइड में हो जाता है, पश्चिमी बंगाल की सीमा यहाँ पे लग जाती है। फिर भी ये मध्य के अंदर मध्य में होने के बाद भी क्या है? यानी कि उग्र इसके अंदर जो नक्सली दल हैं उसके कारण हमारा देश आज भी इस चीज़ को सहन कर है। तो आतंकवाद की समस्या पर भी हमारे जैसे हमारे प्रधानमंत्री की हम बात करें या फिर जो अलग अलग जो नेता हैं वो आज भी इस चीज़ का मुद्दा उठा